मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले बेटा इस पूरे चैप्टर में ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा था। और ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट मतलब एक चेन बनाते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक चले हैं। तो सबसे पहले हम ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इससे आपने क्या सीखा था बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? एक लाइन में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? ऑरेस्टेड ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इस बारे में था कि एक मैग्नेटिक वायर, एक करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस थोड़ी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड को सोर्स बन सकता है। ये करंट कैरिंग वायर इज ए सोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, जो भी भाषा आप अब तक मानते आ रहे हो। उसके बाद ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये हमने बायोट सेविट्स लॉ से सीखा था। बायोट सेविट्स लॉ में आपने सीखा था कि किसी करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकालते हैं। मैं भी फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जा रहा बेटा। मतलब ये जो ऑरेस्टेड के लिए थे वो यूरेका मूवमेंट था, उसको सिर्फ ये आइडेंटिफाई हुआ था। यूरेका मूवमेंट होता है जैसे आप कोई बहुत नई सी डिस्कवरी कर लेते हो, तो उसके लिए यूरेका मूवमेंट था कि चलो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन बायोट सेविट्स ने उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला बता दिया कि कितना। अगर आप वेक्टर की इज्जत करते हो तो कोई भी करंट कैरिंग वायर इतना प्रोड्यूस करता है बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल। इसी को हम सोर्स कहते हैं। करंट और लेंथ होती है वायर की, डीएल मतलब जो ये डीएल है वो वायर की लेंथ होती है। और आर वायर से वेक्टर जो वायर से लेके जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां तक का वेक्टर होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो चलो हम इसका बेसिक वर्तन पढ़ चुके हैं। फिर बेटा हमने क्या किया, हम आगे आए। और अगर आपको याद हो तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप वाज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगाती है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यही हमारे सारी चीजों का कारण बनता है। हर चीज का जो आप पढ़ते हो, जो एक्शन आप देखते हो, सबका कारण यही होता है। और आप इसको लिख सकते हो कि ये फोर्स बेटा किसी पे भी नहीं लगेगा, चार्ज पे लगेगा जो मोशन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स आप इस फॉर्मूले से पढ़े। स्टेप 1 ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, स्टेप 2 बायोट सेविट्स लॉ। और बेटा फिर बायोट सेविट्स लॉ से हमने अलग अलग चीजों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, खूब सारा। लेकिन उसके बाद मैं बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूँ बेटा। फिर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देखा था। फिर उसके बाद आया था, देखो बेटा, अगर एक चार्ज पे जिसकी वेलोसिटी v है ये फोर्स लगता है, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग वायर पे भी लगता है। अच्छा, इस पे लिखना ऑन चार्ज, ऑन मूविंग चार्ज, ताकि आपको याद रहे। और इसी टॉपिक के अंडर में आप बहुत सारे और टॉपिक बना सकते हो, कि जैसे मोशन ऑफ चार्ज कैसा होता है। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग वायर पे, एक वायर रखा है जो करंट कैरिंग है, क्या मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा सकता है? तो बिल्कुल यही फॉर्मूले में, बस आप ये सोचो वेलोसिटी को एल बाई टी देख लो, तो आपका फॉर्मूला आ गया था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और ये फॉर्मूला आ गया था आपका फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ सेम है, बस ये करंट लिख लो वायर का, वायर की लेंथ का वेक्टर ले लो, इंटू बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, एल क्रॉस बी। ये आता है दिस। और इससे भी हमने बहुत सारे रिजल्ट निकाले थे। फोर्स बिट मतलब बेसिक फॉर्मूले में आप यहाँ तक लिखे थे। हम बेटा इसके केसेस अभी नहीं लिख रहे, क्योंकि मैं बस आपको एक फ्लो देना चाहता हूँ कि देखो यही चीज बनेगा जब तुम आगे चल के ठंडे दिमाग से सोचोगे
तो बेटा यही तुम्हारा वजह बनेगा कि क्यों मोटर एक्शन होता है, ये सारे फॉर्मूले। और इसमें हमने बहुत सारे टर्म सीखे थे, पर मैं अभी मोटे-मोटे टर्म लिख रहा हूँ बेटा। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन आई थी, इफ यू वांट टू रिमेंबर, और आपको वो पढ़ाई गई थी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई लिख रहा हूँ, और ये इसी नाम से ही एक पूरा चैप्टर बन के आ जाता है 12th क्लास में। और अब हम इसके बाद इसी टॉपिक पे बेस्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हल्का सा ब्रीफ में दोबारा बताएंगे, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा बेटा। तो बेटा क्लास स्टार्ट करें। बेटा यहाँ तक आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा, हम लोग ने फैराडे यस सर। लास्ट क्लास में बेटा यहाँ पे थे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमने सिंपली इतना देखा था बेटा, हुआ भी इतना था, इतना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और आपको पता है बेटा, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तो लोगों ने कहा था कि इस एक्सपेरिमेंट से आने वाली जनरेशन को कोई फायदा नहीं होगा, मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है। और बेटा हमेशा ऐसे ही होता है, जब आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं ना, कई बार आपको अप्रिसिएशन तक नहीं मिलती है। बेटा आप लोग सारे मोबाइल पे फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, आपकी मोबाइल पे रहता है ना फेस रिकॉग्नाइज करने वाला। हाँ सर। आपको पता है जब वो लेडी उसको डिजाइन कर रही थी ना, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, तो उसको बोला गया था कि आप यूजलेस काम कर रही हो, कोई अगर मशीन आपकी शक्ल देख के पहचान लेगा तो क्या हो जाएगा। और रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता है, व्हेन शी बिकेम सक्सेसफुल, आज दुनिया के हर मोबाइल में उस बंदी की, एक लड़की थी, उसकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो बेटा आप जब भी कोई बड़ा काम करो, जो नहीं कि अप्रिशिएशन आपको चारों तरफ से मिलेगी, बट आपको करना है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको सिंपली इतने छोटे शब्दों में है कि जो स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि नॉर्थ साउथ पोल से कुछ इमेजिनरी फील्ड लाइंस निकलती हैं, इसी को कई बार हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलेंगे। अगर ये फील्ड लाइंस किसी भी स्पेस में किसी एरिया में भी चेंज होता है, किसी भी स्पेस में, सपोज इस स्पेस में, ये कोई स्पेस में कोई कॉयल रख दो आप, अगर इस कॉयल के अक्रॉस आपने इनके नंबर ऑफ लाइंस चेंज किए बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, हमेशा इसके अंदर, इसके अक्रॉस एक बैटरी बनेगी, और वो बैटरी इस कॉइल में करंट पैदा करेगी। यानी हम किसी मैग्नेट को कॉइल के रिलेटिवली मूवमेंट करा के, इस नंबर ऑफ लाइंस को चेंज करके, अक्रॉस दिस जो भी लाइन इससे काटेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो अभी इससे एक दो लाइन पास हो रही है, ठीक है, और अनलिमिटेड लाइंस इससे मिस कर रही हैं। लेकिन एक बच्चा बस इस मैग्नेट को थोड़ा सा आगे लेके चले जाए, कॉइल की पोजीशन वही रहे, मैग्नेट थोड़ा सा आगे चले जाए, आप तुरंत देखोगे कि कॉइल के थ्रू जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो चेंज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी बेटा, ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगी, ड्रास्टिकली ये बढ़ जाएंगी। इसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ऐसे सिंपल बनाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बेटा फ्लक्स कहीं पे भी जब फ्लक्स वर्ड यूज होता है ना, इट्स जस्ट लाइक समथिंग कमिंग आउट इन ह्यूज क्वांटिटी। जैसे इवन आप किसी टैप से पानी भी निकलते देखते हो ना, तो कई बार उसको साइंस की बुक में लिखते हैं फ्लक्स ऑफ वाटर कमिंग आउट, तो कुछ भी, इवन जो ड्रेनेज जाता है नदियों में, उसको भी फ्लक्स ऑफ वाटर कह देते हैं। या जो अगर मान लो कोई भी चीज कहीं से, जैसे लाइट भी निकल रही है ना, तो हम उसे लाइट का फ्लक्स बोल देंगे, किसी बल्ब से अगर लाइट, नंबर ऑफ लाइट रेस निकल रही है तो। अब हर वर्ड का एक सेंस समझा करो वो क्या बोलना चाहता है, तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे फ्लक्स बढ़ गया, और ये वो फ्लक्स बढ़ा जो लिंक्ड था कॉइल के साथ, फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज बढ़ गया, ठीक है बेटा। अब इस बढ़े हुए फ्लक्स लिंकेज की वजह से ये कॉइल थोड़ा सा एक ऐसा रिएक्शन करती है, इसका रिएक्शन क्या, सपोज दिस इज एक्शन, आपने फ्लक्स बढ़ाया तो कॉइल का रिएक्शन किया। बेटा एक बच्चों की तरह सोचो, बेटा ये बताओ, क्या आपको लगता है कि, देखो बेटा मुझे पता है शायद मेरी बातें आपको पूरी नहीं समझ आती होंगी। अच्छा बेटा मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इस मैग्नेट को कौन मूव करा रहा है, हु इज मूविंग दिस मैग्नेट, ऑब्जर्व, मैग्नेट
इज गोइंग क्लोज टू कॉइल। आप मुझे ठंडे दिमाग से बताओ, मैग्नेट को कौन मूव कर रहा होगा? कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट, कोई तो कर रहा होगा ना। तो ये कौन सा वर्क होगा? सर मैकेनिकल। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और आपको बेटा मैं ऐसे बताता हूँ, जब मैं ये टॉपिक क्लास 12th में पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चों को ये समझाने में बहुत दिक्कत आती है कि बेटा आपको 2-3 एस्पेक्ट सोचना है। सिर्फ वोल्टेज कैसे पैदा हुआ ये नहीं सोचना है, आपको ये भी सोचना है कि एनर्जी कहाँ से आई। मतलब बेटा आपको खुद सोचना चाहिए कि सपोज़ इस मैग्नेट को मूव कराने में मैंने 100 जूल खर्च की, तो वन एंगल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो इसके अक्रॉस जो बिजली पैदा होगी, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड करंट होगा, वो कुल मिला के इस वायर को 100 जूल का ही हीट करता है। तो एक तरह से ये सबसे छोटा मॉडल होता है, जहाँ पे इसमें जब करंट फ्लो करेगा, इट इज़ द सबसे छोटा मॉडल फॉर मैकेनिकल वर्क टू इलेक्ट्रिकल हीट। यही कहीं न कहीं आगे चल के आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर या जनरेटिंग एक्शन नाम से बोला जाएगा। मेरी बात आप बेटा समझ पा रहे हो? अच्छा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अगर एक बच्चा ऐसे बच्चों की तरह तोड़ दे कि सर जो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ मतलब वोल्टेज डिफरेंस ऐसा सोचो, जनरेट होगा वो माइनस ऑफ, सपोज यहाँ पे मैं फ्लक्स को ऐसे बच्चों की तरह काउंट करता हूँ कि सर पहले 2 था, तो फ्लक्स स्टार्टिंग वाला 1 इक्वल टू 2, और बाद में काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, तो बाद वाला फ्लक्स अगर 5 है तो ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम टेकन, डेल्टा टी। सपोज मैग्नेट को टी इक्वल टू 0 पे मैंने यहाँ रखा था और टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड में मैं यहाँ ले गया था। दैट मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू टाइम टेकन फॉर द चेंज ऑफ फ्लक्स 0.2 सेकेंड रहा। फ्लक्स 2 हमारा 5 है और फ्लक्स 1 हमारा बेटा 2 है। तो जब इन दोनों को सब बेटा आप समझ गए ये ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा। क्या आपको ये बात थोड़ी सी समझ आई? बेटा आप ये सब वैल्यू लिख लेना, अगर आप पहली बार नहीं लिखे थे तो प्लीज इन सब वैल्यू को लिख लेना कि ये फॉर्मूला होता है ईएमएफ जनरेशन का। और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं बेटा, जो ये मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बुक्स में, कई बुक्स में ये ऐसा लिखा होगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव। डी मतलब चेंज होता है, डी फाइव मतलब चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल, बाई डी टी मतलब चेंज इन टाइम छोटा टाइम। बेटा याद रखना ये स्मॉल डी वेरी स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, एक्चुअली ग्रीक वर्ड है ये, हमारा इंग्लिश वाला अल्फाबेट वाला नहीं होता है। वेरी स्मॉल चेंज होता है, यानी आप डी फाइव को ऐसे मन में सोचना, वेरी स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। और कभी भी बुक में आपको ये वाला वर्ड मिले, ये तो कैपिटल डेल्टा होता है वहां का, ग्रीक अल्फाबेट का, तो इसको बोलते हैं चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। ये सारे छोटे छोटे टर्म आपको बार बार मिलेंगे बुक्स में, तो आपको इसका मतलब जानना चाहिए। माइनस साइन ये सिग्निफाई करेगा कि बेटा देखो नेचर में एक्शन और रिएक्शन होता है, दैट मीन्स आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे हो तो कॉइल इसका जस्ट अपोज करना चाहेगा, वो ऐसा करंट पैदा करेगा कि ये सारा फ्लक्स का इंक्रीज अपोज हो। आपने किस डायरेक्शन में बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो वायर का पोर्शन है ना ये बाहर आ रहा है, आपकी स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो अब क्या होता है जब ये स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो कॉयल, ये माइनस साइन को हम लेंस लॉ कहते हैं, और इस टोटल को हम लोग फैराडेज लॉ कहते हैं। लेंस लॉ ये कहता है कि कॉयल अपोजिट चेंज इन फ्लक्स। आप जितना इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बोलोगे उतना ही आपको बेटर समझ आएगा। आप हमेशा याद रखना इस माइनस साइन की सिग्निफिकेंस होती है कॉयल अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। तो इस वजह से अब कॉयल बोलेगी कि आपने मेरे लिए फ्लक्स बढ़ाया राइट हैंड साइड इस तरफ, अब मैं उल्टा फ्लक्स पैदा करूंगी इस तरफ, और वो फ्लक्स तब पैदा हो सकता है जब करंट कुछ ऐसा जाए। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हर बच्चे को पता है कि अगर किसी वायर में करंट ऐसे जाएगा तो बेटा फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आप कभी भी कंफ्यूज हो ना, तो ये जो फ्लक्स है ना यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। आप खुद सोचो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है,
तो ऐसे ही तो होगा। अगर एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है तो बेटा आप राइट हैंड थंब रूल यूज करना, थंब बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कहाँ पे है। इस केस में अगर करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और फ्लक्स बाहर आएगा। अगर ऐसा है तो बेटा आप ना कर्लिंग ऑफ फिंगर को करंट के ऊपर रखना, वायर के ऊपर, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको अंदर दिखेगा और वो इट विल बी गिवन बाय थंब। तो ये आपको पता होना चाहिए, तब आप मेरी इस बात को कैच कर पाओगे कि सर ये आपका कुछ ऐसा रहता। ठीक है बेटा, बात समझ पाए? सर फर्स्ट वाले में अबव जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? फर्स्ट वाले में हाँ अबव जाएगा बेटा। ऐसे हम पॉइंट लगाते हैं, देखो पॉइंट का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, आप लोग इसको जिस नाम से भी बोलो बेटा। देखो होता क्या है ना, आप धीरे धीरे सारे टर्म सीख जाओगे। अगर कहीं पे भी सिंबल ऐसा बने ना ऐसे, तो ये अबव वाला या स्क्रीन से बाहर आता हुआ ये सिंबल होता है। डॉट का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा जैसे कोई तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा आप बताओ? सिर्फ उसका पॉइंटेड साइज ना। और अगर बेटा आप कभी एरो देखा है आप लोगों ने, ये एरो वाले कॉन्सेप्ट पे रहता है। अगर आप एरो को ध्यान से देखोगे तो वो कुछ ऐसा रहता है। एक बच्चा जो यहाँ खड़ा है उसको ये पॉइंट दिखता है, और एक बच्चा जो यहाँ खड़ा है उसको ऐसे क्रॉस 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 दिखता है। इसलिए कभी भी जब आपसे दूर जा रहा हो तो क्रॉस यानी इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन के लिए ये सिंबल होता है, और आउट ऑफ द प्लेन के लिए ये सिंबल होता है। बेटा क्या आपको ये बात समझ आ गई? सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना बेटा बोलो। सर फ्लक्स लिंकेज थोड़ा समझा देंगे? मैं बिल्कुल समझाता हूँ बेटा। देखो अगर कॉयल से पहले स्टार्टिंग में कितना फ्लक्स लिंक था, जो कॉयल के थ्रू पास करी बेटा, इससे नंबर ऑफ लाइन निकलना चेंज थोड़ी ना होंगी, इससे तो उतनी लाइन निकलेगी ना। ये बात आपको समझ आई? हाँ सर। कॉयल से कितने जाके जुड़ी, लिंक्ड विद द कॉयल, इसका मतलब गोइंग थ्रू कॉयल, गोइंग थ्रू कॉयल। बेटा आपको बात समझ आई? यस सर। बेटा आपको किसी को भी कोई भी वर्ड पे डाउट होता है 50 बार पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बेटा अगर आपको ये बात समझ आ गई कि कॉयल का बिहेवियर सिर्फ, देखो हमने कॉयल को बोला हम तुम्हारे लिए राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, कॉयल बोला वो आपका काम है मैं उसको अपोज करूंगा। कॉयल ने अपोज किया, और कॉयल ने जब अपोज किया बेटा, तो कॉयल ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा की, इंड्यूस्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तभी पैदा हो सकती है जब आपको करंट ऐसे कुछ ज्यादा दिखे। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो हम लोग को ये चीज स्ट्राइक कर गई कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब बेटा मैं आप लोगों से सिंपल सी बात बोलता हूँ। आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो भी बिल्कुल इसी लॉजिक पे काम करता है। मैं कोशिश करूंगा बेटा समझाने की, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बहुत बड़ा डायग्राम बनाऊंगा और तब तक फाइट करूंगा जब तक आपको समझ ना आ जाए, और आप भी तब तक अटेंशन या फोकस देना। किस तरीके से सबसे बेसिक मॉडल बनाते हैं, हम एक कॉयल बना के रख देंगे। अभी मेरे को सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट समझाने के लिए मेहनत करनी है, बाद में मैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे वर्क करूंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, आई डोंट थिंक कि इस पे किसी को डाउट होता है। नॉर्थ से साउथ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से। बेटा ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट 2D में नहीं, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हमारी मजबूरी है कि मैं आपको 2D फिगर दिखा रहा हूँ, और ये दो मैग्नेट्स होते हैं, और ये आपको एक इस तरह से इमेजिन करना है कि सर एक ऐसे है और एक मैग्नेट ऐसे है, और खूब सारी लाइंस ऐसे ऐसे आ रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? यस सर। तो ये आपको 3D में इमेजिन करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक प्लेन का व्यू दिखा रहा हूँ। अब मान लो एक बच्चा आता है और बोलता है सर मैं अगर इस लूप, इसका नाम भी रख देते हैं ABCD। अब बेटा ये सोचो कि इसको हम एक शाफ्ट से बांध देते हैं, और इस शाफ्ट को कुछ ऐसे घुमाते हैं।
मतलब जिस इंस्टेंट पे आप देख रहे हो CD अंदर जाएगा और AB सरफेस से बाहर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो, तो AB का मोशन आपको प्लेन के बाहर दिखेगा और CD का मोशन हमको प्लेन के अंदर दिखेगा। बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? अब बेटा ये कोई भी चीज अपने आप नहीं हो रही है, आप इसे घुमा रहे हो। एक एंगुलर वेलोसिटी देखिए, मतलब घुमाने का मतलब होता है बेटा कि आप इसको ओमेगा को लिखते हैं ना एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स कितने चक्कर पर सेकंड लगा रहे हो, रेडियन के हिसाब से सोचो, नंबर ऑफ रेडियंस पर सेकंड। या अगर आपको रेडियन नहीं पता तो बता वैसे सोचो कि जितना ओमेगा बढ़ाओगे उतनी जल्दी जल्दी गोल गोल चक्कर मारेगा। एंगुलर स्पीड को डिनोट कर रहा है। जो अगर आप क्लास 9th के नोट्स आपके पास हो तो इट वाज नथिंग बट एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम या रेडियन पर सेकंड। कोई बात नहीं बेटा, इस सिंपली समझो हम इसको गोल गोल चक्कर घुमा रहे हैं इस लूप को। जब ये लूप सिंगल होता है तब हम इसे लूप बोलते हैं, और ऐसे हम बहुत सारे वायर रख देंगे तो इसी को हम लोग ओरिजिनल जनरेटर का आर्मेचर बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा कॉइल्स हम ऐसे एक के ऊपर एक रख देते हैं, मतलब जो हमने ACDB वाला लूप है ना, ऐसे खूब सारे रख देंगे तो उसको आर्मेचर बोलेंगे। हमने क्या किया इसमें, वी आर रोटेटिंग द कॉइल। ये हमारा एक्शन था। आप ऐसे सोचना, हमने एक्शन क्या किया, मैकेनिकल वर्क, रोटेशन ऑफ कॉइल। अच्छा बेटा, आप मुझे ठंडे दिमाग से ये बताओ, इस समय कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा कॉइल से, अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे रखी हुई पैरेलल, सोच के बताओ कितना आपको दिख रहा है। सर The 4. 4। अच्छा ठीक है, चलो मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि मैं चाहता हूँ इमेजिनेशन हो जाए। अच्छा बेटा, कभी किसी के छोटे घर में भाई, मतलब भाई बहन है किसी के छोटे जो फाइट करते हैं? हाँ सर। मान लो, और बेटा वो आप भी हो सकते हो छोटे भाई बहन जो फाइट करते हैं बड़े भैया से। तो मान लो एक बच्चा है और ये बड़ा भाई या छोटा भाई, ठीक है। अब घर में शैतान जल्दी छोटे बच्चे होते हैं, है ना। पर घर तो घर डिपेंड करता है, कई बार बड़े भाई ज्यादा शैतान होते हैं, चलता है बेटा। अब देखो, आपके हाथ में एक नोटबुक है, आप इस नोटबुक को ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे, अगर वो आपको लगातार बॉल खींच के मार रहा है कहीं से भी निकाल निकाल के, कैसे रखोगे आप बताओ? पोजीशन ए या पोजीशन बी? आप मेरी बात समझो, आप यहाँ खड़े हो। Position A. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि बॉल इस पे टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर ये ऐसे रखा है तो सिर्फ आपके भाई को इसका एग्जैक्ट निशाना लेना पड़ेगा, और नहीं ले पाएगा तो सीधे आपके चेहरे पे आएगी। ये बात समझ आई? Yes sir. समझ गए? और इसको एज सिंपल एज सोच लो कि एक बच्चा ऐसे खड़ा है और रेन हो रही है, तो रेन के समय वो ऐसे लगाएगा, ना कि वो रेन के समय कॉपी को ऐसे रखेगा, ऐसे पाप हो जाएगा। ऐसे रखेगा तो सारी बारिश उसके सर पे जाएगी, और इतनी मोटी कोई कॉपी नहीं। आप सोचो मैं पेज की बात कर रहा हूँ। इस कॉइल की थिकनेस कितनी है, 0। तो जब मैग्नेटिक फील्ड, जो बेटा ये ऐसे रहता है, ये मैग्नेट ऐसे रहता है, तो जो कॉइल के थ्रू पास कर रहा है T=0 पे, उस फ्लक्स को हम कह रहे हैं 0। मुझे पता है इसको सोचने में टाइम लगेगा, इसलिए आप एक काम करो, आप ऐसे समझो कि सर एक बहुत मोटा रिवर है या कोई चैनल है जिससे पानी आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं प्लेट को ऐसे रखूंगा तो सारा पानी पास करेगा इसके थ्रू, लेकिन अगर मैंने प्लेट को इसी प्लेन में रख दिया तो सारा पानी बगल से बह जाएगा और इस प्लेट पे कोई पानी टकराएगा ही नहीं। आप मेरी बात समझ गए? तो हमारी कॉइल इस पोजीशन पे है, तो अभी स्टार्टिंग में फ्लक्स लिंकेज कितना है, 0। आई होप हाँ सर. ध्यान दोगे। सर इसका मतलब फ्लक्स सर वो सर्कुलर के थ्रू पास होगा तभी हम बोलेंगे क्या? क्या सर्कुलर के थ्रू? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सिंपली सोचो कि राम भगवान तीर मार रहे हैं, आपको बचना है तो शील्ड को ऊपर करो, ठीक है। शील्ड को पैरेलल मत लेते आओ, तीर के पैरेलल शील्ड को ऐसे नहीं रख देना कि शील्ड भी ऐसी तीर भी ऐसा। आपको कुछ ऐसे रखना पड़ेगा कि भाई ऐसी समझो, 3D वाइज सोचो, ये इस पे आके लगे। ऐसे नहीं कि आपने बोला कि सर ये तीर जा रहा है और यहीं पे आपने ऐसे रख दिया। बेटा इस कॉइल की थिकनेस 0 है, तो इस कॉइल के थ्रू कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। अच्छा ऐसे सोचो बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रखा हूं और ये चीज उसी प्लेन में है, तो कोई फ्लक्स पास करेगा क्या? नहीं करेगा बेटा। मेरी बात को फीलिंग लेने की कोशिश करो। एक सिंगल वायर से फ्लक्स नहीं पास कर सकता। अगर
इसके ऊपर यहाँ से आप फ्लक्स डालोगे तो पास होगा, ऐसे ऐसे करके। अब एक चीज बताओ, जब मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा तो क्या होगा बताओ? अब फ्लक्स ऐड होना स्टार्ट होगा, है ना? हाँ सर, होगा। अब फ्लक्स ऐड होना स्टार्ट होगा और आपने इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज कर दिया। थोड़ी देर में आप, बेटा मैं पूरा डायग्राम उतना बड़ा दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं बस आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप भावनाओं को समझ रहे होंगे, ठीक है? अगर आप भावनाओं को नहीं समझोगे बेटा तो मैं सिर्फ कोशिश करता ही रह जाऊंगा। खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब अगली बार आपकी एरिया थोड़ी सी, ये कॉइल घूम चुका है। अब कॉइल के घूमने के बाद आप फील कर सकते हो कि कुछ इसके थ्रू पास करेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो बेटा? और जब यस। पास करना स्टार्ट होता है, हाईएस्ट कब पास करता है पता है? जब आप इसको एग्जैक्टली ऐसा कर चुके होते हैं, 90 डिग्री पे ला चुके होते हैं। अगर आप इस चीज को किसी भी तरह ऐसे कर दो कि जब आपको ये ऐसा दिखे, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग ऐसे, उस केस में, मतलब थोड़ा अच्छे से बनाता तो मैं, उस केस में लगभग सारा फ्लक्स इससे पास कर जाता है जब उसको पूरा ब्लॉक कर देता है, दोनों मैग्नेट के बीच का एरिया, ठीक है? तो यस सर। आपके रोटेशन से फ्लक्स चेंज हुआ अक्रॉस द कॉइल। जो बच्चा ये बात समझ पाया वो 1 माइक्रो सेकंड में आंसर दे देगा कि करंट कैसे पैदा होगा। बेटा देखो, मुझे पता है कि बच्चे को जब हम रटाते हैं कि फराडेज, सॉरी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बच्चा उसमें भी समझ जाएगा। बट बेटा, अगर बच्चे को एक टीचर बार बार बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरे फॉर्मूले की समरी इतनी सी है क्लास 12 तक, तो इतनी ही है। अब इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं 50 तरीके से बोलूंगा, माइनस का मतलब होता है अपोज करना, लेंस लॉ, बट इतने में ही समरी है जब तुम्हें क्लिक करेगी। तो हम लोग को जो भी हम बाद में बनाते हैं वो एक्सप्लेनेशन होता है। अगर मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लिख के तुमको ये सब समझाऊं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने तुमको रट्टा मरवा दिया है। लेकिन जब तुमको E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी से दिखेगा ना, तो वो बड़ी बात होगी, क्योंकि वो समरी है और हमारा दिमाग समरी कैरी करता है। हम कभी भी किताबें कैरी नहीं करते हैं बेटा, दिमाग में समरी रह जाती है। चलो मैं आपको दोबारा कोशिश करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप इसको घुमाना शुरू करोगे और आप ये देखोगे अब फ्लक्स बढ़ रहा है, तो आपने कौन सा फ्लक्स बढ़ाया? ये वाला फ्लक्स बढ़ाया ना, तो ये कॉइल कैसे अपोज करेगी? आप सोचो, ए बी वाला पोर्शन का ए इधर आ चुका है, बी इधर आ चुका है, और सी डी वाले पोर्शन का सी इधर जा चुका है, डी इधर जा चुका है। आपने कौन सा वाला फ्लक्स बढ़ाया बेटा? आपने ये वाला फ्लक्स ही बढ़ाया जो कॉइल से लिंक कर रहा है। तो कॉइल का विरोध कैसा होगा आप बताओ? ये बच्चा इमेजिन कर पा रहा है कॉइल कैसे विरोध करेगा? कॉइल बोलेगा आप मेरा ये वाला फ्लक्स बढ़ा रहे हो, मैं इससे एग्जैक्टली उल्टा वाला फ्लक्स पैदा करूंगा। तो कॉइल उल्टा वाला फ्लक्स कब पैदा करेगा? जब करंट कैसे बहेगा बेटा बताओ? कुछ इस तरीके से। कितने बच्चों को ये बात समझ आती है कि अगर मेरे सामने एक कॉइल रखा है, अगर मैं उसका ये फ्लक्स बढ़ा रहा हूँ, ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ एक्सटर्नल, तो कॉइल ऐसे अपोज करेगा। और कॉइल अगर ऐसा वाला फ्लक्स पैदा कर रहा है, ऐसे करंट पैदा होगा। ठीक है बेटा, सोच पा रहे हो? बेटा आप ठंडे दिमाग से मुझे बस इतना बताओ कि आप इतना तो अच्छा, आप कौन से इस टॉपिक को समझ पाए थे, इस वाले टॉपिक को? हाँ सर। ओके ठीक है। तो जब बेटा आपको ये बात समझ आई तो टी इक्वल टू 0 पे ऐसे सोचो, पहले ये, बेटा मुझे फ्लक्स काटने के लिए ना फ्लक्स को इसके परपेंडिकुलर भेजना पड़ता है। बगल से तीर चलाओगे ना, टच करके तीर निकल जाएगा पर आर पार नहीं जाएगा। आपने थोड़ी देर में जब इस, ऐसे जो ये खाने वाली प्लेट है और इस खाने वाली प्लेट को आपने घुमा दिया, थोड़ी देर में आपको प्लेट का सिर्फ ऐसा वर्जन दिख रहा है और ये सारा फ्लक्स इसके थ्रू पास कर रहा है। तो इतनी सी बात तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने प्लेट को घुमा दिया, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब पूरा फ्लक्स इस प्लेट के ऊपर जाके परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, यस सर। पैरेलल था। तो जब ये इस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया तो हम बोलते हैं फ्लक्स लिंक हो गया। आपने कौन सा वाला फ्लक्स बढ़ाया? इस तरफ वाला। तो कॉइल को बोला तुमने मेरा ये फ्लक्स बढ़ाया, एक्सटर्नल फ्लक्स बढ़ाया, अब मैं खुद का फ्लक्स पैदा करूंगा जस्ट उल्टे डायरेक्शन में, ताकि मैं, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम एक मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करेंगे और उस समय कॉइल में करंट पैदा होगा अपोज करने वाला, जो ये पैदा करेगा, इंड्यूस्ड वाला। और आप सिंपली सोचो बेटा, अगर ये पोर्शन आपको स्क्रीन से बाहर आते हुए दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको स्क्रीन से बाहर आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा। और वही चीज आपको बनानी है उस डायग्राम में। देखो,
मेरी बात समझ पाए? अगर ये वाला पोर्शन मुझे ए बी स्क्रीन से बाहर दिख रहा है तो ये अपोज कुछ ऐसे करेगा और उसके लिए मुझे वैसे ही करंट चाहिए। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मैं इसी को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, बट अपने दिल में बात रखना E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी अपने में पूरा समंदर है, पूरा 12th क्लास का भी चैप्टर है EMI पूरा का पूरा, और उतनी ही समरी ही है। आप सिर्फ इसको अलग अलग तरीके से समझते हो और आखिरी में जाके वो समझ आ जाता है इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखो, अगर इसी चीज को एक छोटे बच्चे को समझाना हो जिसको वेक्टर वेक्टर नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम उससे बोलते हैं बेटा आप ये सब मत सीखो वेक्टर वेक्टर, आप ये हेडिंग डाल लो फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और आप फिर रट्टा मारोगे कि जनरेटिंग एक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है। और इसका पर्पस क्या होता है ये आपको ये बताया जाता है, अगर मैं किसी चीज को, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाऊंगा या मूवमेंट कराऊंगा तो उसमें करंट कहाँ पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या देता है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन वी डू मोशन ऑफ कंडक्टर in presence of external magnetic field। मतलब इससे हम करंट का डायरेक्शन बताते हैं बेटा। यहां तक तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है बेटा? पर्पस समझ आया इसका? Yes, sir. ठीक है। अब बेटा देखो मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, आप अगर रुको, थंब लो, ये थंब किसी तरह दिख जाए ऐसे मान लो, नाखून भी बना लो अगर आपको बनाना है तो। ये थंब है, ये आपका इंडेक्स फिंगर जिसको आप गुस्से में बोलते हैं देखने के लिए या प्यार से कहीं पॉइंट करते हो, पॉइंटी फिंगर होता है ना बेटा ये वाला, और ये मिडिल फिंगर। लेकिन रुको इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ कि आपको फीलिंग आए कि आपने ऐसे रखा है। बेटा देखो मैं इससे इससे गंदी ड्राइंग नहीं बना सकता, तो भावनाओं को समझो। और बाकी दोनों उंगलियों को फोल्ड कर दो और ये आपका हाथ बन गया। बेटा ट्राई टू इमेजिन कि दिस 3 लाइंस, थंब, ये सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब, इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर। और आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है, अगर आपको कोई बड़ा वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे याद कर लो कि सर FBI, FBI, और F को मैं फोर्स या मोशन बोल रहा हूँ, B को मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा और I को मैं करंट बोलूंगा। आप किसी भी समय, जैसे फॉर एग्जांपल जनरेटर वाले पे मैं वापस जाता हूँ, नॉर्थ, साउथ। अब अगर मैं किसी वायर को घुमाने वाला हूँ, बेटा पूरी फीलिंग से समझना, अगर मैं किसी वायर को घुमाने वाला हूँ ABCD, और आपको पता है कि ये वाला वायर का पोर्शन बाहर आ रहा है, यानी मुझे थंब यानी फोर्स या मोशन दिया हुआ। अब फीलिंग समझना बेटा, मैं फोर्स को मोशन या उससे बोल रहा हूँ, कहा मैं धक्का मार रहा हूँ और इसको मैं अंदर की तरफ घुमा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, यानी आप समझो अगर शाफ्ट दिखता आपको तो मैं इसको कुछ ऐसे ले जा रहा हूँ कि CD अंदर जाएगा प्लेन के, AB आपको बाहर जाता दिखेगा अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। आप इस वायर पे आइए, AB पे आइए और AB को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि सर अगर मैं अपना राइट हैंड लेके बेटा, और याद रखना अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लिखा है और इसमें आपने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड यूज किया तो आपका आंसर एग्जैक्टली उल्टा आएगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर आप अपने थंब को मोशन के डायरेक्शन में रखिए,
यानी आपके थंब को आपको रखना पड़ेगा बाहर ऐसे। उसके बाद अगर आपने अपने इंडेक्स फिंगर को यानी ये वाले को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले गए, यानी इस तरफ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये एफ हो गया। अब बताओ बेटा करंट कहाँ आएगा, ए बी पोर्शन में करंट कहाँ आएगा? बेटा अपना राइट हैंड लो और इंडेक्स फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ रखो, फीलिंग लेके देखो, इंडेक्स फिंगर को नॉर्थ से साउथ रखो और अपने राइट हैंड को तब तक एडजस्ट करो जब तक तुम्हें ए बी में थंब बाहर ना दिखने लगे। थंब तुम्हें सर ऊपर की तरफ। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और यही बात जब तुम फ्लेमिंग राइट हैंड से समझते हो तो तुम्हें ठीक लग रही है, और वही एक लाइन में बिना कुछ सोचे तुम डायरेक्टली वहां पे भी बोल पा रहे थे कि सर जब फ्लक्स चेंज होगा तो ऊपर की तरफ करंट जाएगा। मेरी बात समझे बेटा? वो आप लोग को बच्चा मानते हैं इसलिए इस तरीके से रट्टा मरवा देते हैं, राइट हैंड यूज कर लो, लेफ्ट हैंड यूज कर लो। बेटा आपको ये सब कुछ ही यूज नहीं करना होता, एक ही फॉर्मूला आप पढ़ते हो, या तो क्यू वी क्रॉस बी या इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और इन दोनों से हर बार ये सब चीजें डिराइव हो जाती है। उसी तरह से आप सीडी पे आते और करते तो आपको करंट का डायरेक्शन ऐसे मिलता, और ये इजी है बेटा, ए बी में ऊपर मिलेगा तो वहां नीचे ही मिलेगा। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? हाँ सर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक जनरेटर के, एक डीसी और एक एसी। मैं आपको दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले एसी जनरेटर, जो कि हमारी पूरी दुनिया में हम लोग एसी जनरेटर ही यूज करते हैं, जो आपके घर बिजली आती है वो एसी जनरेटर से ही आती है, ठीक है? एसी जनरेटर एग्जैक्टली वही है जो आपने अभी पढ़ा, एग्जैक्टली वही। डीसी के लिए हम थोड़े से चेंजेस करते हैं और दिमाग लगाते हैं, वो देखते हैं। नॉर्थ लिया, साउथ। सर एसी का फुल फॉर्म। बेटा मैं पहले समझाता हूँ, फिर मेरी गलती है कि मैंने एसी का फुल फॉर्म नहीं बताया। रुको बेटा, मान लो आपके पास कोई रॉड या कुछ भी है, कंडक्टर या कोई भी मटेरियल है, थोड़ी देर के लिए करंट ऐसे जा रहा है, जीरो से लेके टी इक्वल टू टी बाई टू के लिए, एग्जाम्पल के लिए जीरो से टी इक्वल टू जीरो से टी बाई टू के लिए करंट ऐसे जाता है, और थोड़ी देर बाद करंट का डायरेक्शन पलट जाता है, टी इक्वल टू टी से यहाँ टी इक्वल टू टी बाई टू से, मतलब आधी साइकिल के लिए करंट राइट हैंड साइड जा रहा है और बाकी आधी साइकिल के लिए लेफ्ट हैंड साइड जाता है। तो ऐसे बाई डायरेक्शनल फ्लो को, बाई डायरेक्शन मतलब कभी दाएं कभी बाएं, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट को, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट को हम एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट मतलब कभी इस तरफ कभी उस तरफ, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट को हम लोग एसी बोलते हैं बेटा। क्या आपको डेफिनेशन समझ आई? आप फुल फॉर्म भी लिख लेना बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है? अच्छा पता है बेटा, यही 10th क्लास का एक एक टॉपिक, एसी विल बी ए होल चैप्टर इन क्लास 12th, EMI विल बी होल चैप्टर इन क्लास 10 12th। तो आपको ये सारे वर्ड को अभी से कैच करना है बेटा। बात समझ आई? अगर मान लो पूरे टाइम करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, ऑल द टाइम, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाम जानते हो बेटा? डीसी। हाँ बेटा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करंट को हम लोग डीसी बोलते हैं। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर आप लोगों ने डेफिनेशन की बात की है, आप इसके ऊपर हेडिंग डालना, डेफिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। तो मैं इस पे एक दो क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, एसी एंड डीसी। आप मुझे ये बताओ, मैं कुछ ग्राफ दिखा के आपसे पूछता हूँ कौन सा एसी है कौन सा डीसी है, ठीक है? मेरी बात समझे? यस सर। सर 1 मिनट नोट करना है। हाँ प्लीज आराम से नोट करो बेटा। फिर हम लोग एसी जनरेटर को पिक करेंगे और उसमें सीखेंगे क्यों वो, कैसे वो रिंग लगाता है और कब वो स्प्लिट रिंग लगाएगा और क्यों, एग्जैक्टली फील करेंगे। और बेटा मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, या तो आप जूम पे 1 to 1
पढ़ो कभी आके बेटा, हमेशा साल के अंत से पहले हमेशा 4-5 क्लास 1-to-1 लो, 1-to-1, प्योर 1-to-1। और आपने जितने भी डाउट पाल के रखे हैं उनको सबको सॉल्व करा लो, कैसे भी करके, जूम पे या ऑफलाइन करके, कैसे भी उन सबको सॉल्व कराओ, रिजॉल्व कराओ बेटा, 1-to-1 लेकिन, ताकि जहां मैं आपसे बात कर सकूं कि आपको क्या क्या चीज इमेजिन नहीं हुई है। ठीक है, यहां तक दिख रहा है बेटा? कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन। आप मुझे इन 4-5 ग्राफ में से बताओ आइडेंटिफाई करके, ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, सारे ग्राफ करंट वर्सेस टाइम रहेंगे। ठीक है, आपको इसमें से ये बताना है टाइम वर्सेस करंट। सबका नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी और ई। आइडेंटिफाई करो, मुझे बोल के बोलो या चैट पे भेजो, हाउ मेनी आर, मतलब अमॉन्ग ए बी सी डी विच इज एसी विच इज डीसी। बताओ कौन सा एसी है कौन सा डीसी है, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ। विच वन इज एसी एंड विच वन इज डीसी? पहला वाला डीसी। हाँ बेटा। दूसरा वाला बेटा? सर सर एसी। एसी। सेकंड वन इज एसी, गुड। तीसरा वाला? सर डीसी। डीसी। हाँ, इसको हम लोग कांस्टेंट डीसी बोलते हैं, बस इसलिए मैं बस अलग से लिख दे रहा हूँ, ये भी डीसी है बेटा, आपका आंसर सही है, कांस्टेंट डीसी। और इसको हम लोग या तो डीसी बोलो या तो वेरिएबल डीसी बोलो। ठीक है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है, ये वाला बेटा। चौथा वाला? डीसी। सर एसी। हाँ, और ये वाला? डीसी। डीसी सर बेटा, डीसी। वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, आप मुझे बताओ कि किस में आपको लग रहा है ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। मान लो किस में, मतलब जो कौन सा ज्यादा काम का है। मैं आपको एक ग्राफ बना के देता हूँ कि मान लो करंट आपका जीरो से ले, करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है पहले 4 सेकंड तक, टी इक्वल टू 0 to 4 सेकंड तक, टी इक्वल टू 0 से 4 सेकंड तक। या मैं इसी डिवाइस के क्रॉस ऐसे दूं, आधा इस, मतलब अभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पेयर है करंट की, और टी इक्वल टू 2 सेकंड तक ये +2 था, और टी इक्वल टू 4 सेकंड तक, 2 से 4 तक ये -2 था। आप बताओ किसमें आपको लगता है कि कौन अच्छा काम करेगा, वन फर्स्ट केस या सेकंड केस? एक डीसी है और एक एसी है, कौन अच्छा काम करेगा आप मुझे बताओ। आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा हमें, इंसानों को ज्यादा फायदा होता है किसी डिवाइस के क्रॉस, एसी में या डीसी में? सोच के बताओ। हम बिजली से क्या मांगते हैं बेटा? डीसी। अच्छा, और कोई बच्चा बेटा? सर एसी। रीजन है कि ऐसे ही गेस वर्क? नहीं सर, है सर कि सर वो नेगेटिव नेगेटिव फिर प्लस हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बेटा, आंसर है दोनों में सेम करेगा इस केस के हिसाब से। मैं आपको पहली चीज बताता हूँ, आप लोग जो भी समझते हो, आप ठंडे दिमाग से जिस दिन समझ पाओगे, हम किसी भी करंट से, ये जो हमारा डिवाइस या जो भी कंडक्टर होता है, जब इलेक्ट्रॉन इससे जाता है और टकरा के हीट जो पैदा करता है, हम सर्किट से बस वही ड्रॉ करते हैं। हीट ड्रॉन ही हमारा सब कुछ होता है, बिजली का बिल भी इसी से आता है, रेजिस्टेंस पार्ट से। अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए, क्या वो टकराएगा नहीं? वो इलेक्ट्रॉन कस के टकराएगा नहीं? ऐसा होगा कि लेफ्ट टू राइट अच्छा टकराता है, राइट टू लेफ्ट खराब टकराएगा? नहीं ना? क्या आप मेरी बात समझे? एसी और डीसी में कोई अंतर नहीं होता इस सेंस के हिसाब से, हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए या कन्वर्जन के लिए। अंतर सिर्फ उसकी शेप की वजह से आता है, जो आपको आखिरी में आगे चल के मैं अंतर पढ़ाऊंगा, वो शेप की वजह से। क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, घट गई, वैल्यू घट गई, बट +2 एम्पेयर एंड -2 एम्पेयर इज एग्जैक्टली सेम, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और चलो हाँ सर। मैं आपको बच्चों वाली भाषा में बताता हूँ।
पापा आपको लेफ्ट गाल पे चाटा मारे या राइट गाल पे, बात तो बराबर ही है ना? अगर हाँ पापा सर। बोल दो, अब तो समझ आया है ना? ठीक है, चलो। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल। कभी भी जो हीटिंग इफेक्ट या जो हमारे लिए काम की बिजली होती है, उसका एसी डीसी से कोई लेने देना नहीं, हमारे लिए सब अच्छा है। बाकी जितना भी सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए अलग सिस्टम चाहिए, तो कई बार डिवाइस पूरा चेंज हो जाता है और इसको मैनेज करने के लिए अलग सिस्टम चाहिए। ठीक है बेटा, चलो हम वापस आते हैं। अच्छा, आप जानते हो बेटा, जो हम लोग, मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये जो हम आगे चल के ना, इसको हम टरबाइन नाम से, पहले खूब सारे जो कॉइल बना देते हैं ना, एक सारे खूब सारे कॉइल, उनको आर्मेचर बोलेंगे और आर्मेचर को कवर कर देंगे टरबाइन बोलेंगे। तो ये टरबाइन कितनी कस के इंडिया में घुमाया जाता है आपको पता है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 साइकिल्स पर सेकंड। यानी इंडिया में हम लोग इस चक्कर को 50 बार घुमाते हैं एक सेकंड में। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 2πf। तो इंडिया में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 100 पाई। एफ की जगह 50 पुट करो तो 100 पाई रेडियंस पर सेकंड। यानी ये हमारी स्पीड है जिससे हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं इंडिया में। और यही फ्रीक्वेंसी आप आगे चल के पढ़ोगे टेक्स्ट बुक में कि इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती, और ये एग्जैक्टली टरबाइन को घुमाने की स्पीड है। यहां तक समझ गए बेटा? कोई डाउट? नो सर। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखो, सर थोड़ा लास्ट पेज दिखा सकते? ये वाला बेटा। यस। हाँ बेटा, आप इसे नोट कर लो। सर हो गया। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, जब तुम इस कॉइल को घुमा रहे होते हो बेटा, एक फीलिंग के साथ समझ लो, मैं नाम रखने जा रहा हूँ ABCD। बेटा हो सकता है नाम बार बार मैं चेंज कर दे रहा हूँ, पर भावनाओं को समझना। आपने स्टार्टिंग में क्या देखा, जब ये घूम रहा था तो इसमें करंट ऊपर जा रहा था और इसमें नीचे आ रहा था। सही बात है। लेकिन जब CD घूम कर AB की जगह पहुंचेगा, मेरी बात समझना, जब CD घूम के AB की तरफ पहुंचेगा तो भी ऐसा ही होगा। तभी भी करंट, जब D इधर आ जाएगा, C इधर हो जाएगा, A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, तो भी करंट ऐसे ही जाएगा। अब पहले ये दो डायग्राम बना लो कि ये चेंज नहीं होगा। आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जब जब लगाओगे आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर वो चीज सेम साइकिल में घूम रही है उसी तरीके से, तो आपको बार बार जो यहाँ पे होगा उसमें करंट ऊपर मिलेगा और जो यहाँ होगा उसमें करंट नीचे मिलेगा। ठीक है, क्या आप समझ गए? यस सर। ये ऐसा सोचो, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ये चीज समझ आई? आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। अब एक बच्चा बोलेगा तो सर ये तो समझ आ गया कि केस 1 और केस 2 क्या है, पर आप एसी और डीसी जनरेटर कैसे बनाओगे? तो मैं अब आपको इसी पॉइंट, बेटा मेरी बात सुनना, इस नोट्स के बाद यहाँ पे रहना। ये जो डेफिनेशन ऑफ एसी डीसी और ये पन्ना था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। तो आप पहले जनरेटर वाला पार्ट को कम खत्म कर लो, और उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अब देखो, जैसे ही तुमको ये बात समझ आई, तो अब मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। देखो, अब मैं नॉर्थ साउथ भी नहीं बना रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जानबूझ के इसको एक ही रिंग पे रखूंगा, इसको ब्रश के साथ कांटेक्ट करके AB को एक ही रिंग पे रखूंगा, वो उसी के ऊपर ऐसे गोल 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 घूमेगा। और जो CD है उसको भी एक ही रिंग पे रखता हूँ, रिंग 1, रिंग 2। ठीक है, मैं CD को बार बार चेंज कर देता हूँ, भावनाओं को समझ जाना। हाँ, मैंने C ऊपर लिखा है, नहीं सही है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ C और यहाँ D। ठीक है, करंट पहले ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे। अब बेटा तुम बस ऑब्जर्वेशन हाई रखना और मुझे बताओ, अगर मैं इस वायर को कनेक्ट करता हूँ ऐसे करके, तो फर्स्ट T = 0 में तुमको करंट कहाँ दिखा? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमने आर लगाया है, कहाँ दिखा बेटा? CD से होके जाएगा सर, इसमें आएगा। कितने बच्चों को करंट ऐसे दिख गया बताओ? AB में ऊपर जाना है, दिखा? हाँ सर। हाँ सर। आपको खुद पता है, आपने खुद सोचा थोड़ी देर पहले कि सर जब भी हमारा
अब देखो ऐसे फीलिंग लेना, ए बी अभी रिंग 1 से ही अटैच्ड है और ए बी यहाँ आ चुका है, ए बी रिंग 1 से अटैच्ड है और सी डी वाला रिंग 2 से अटैच है और रिंग 2 हमारी दूर थी और इन दोनों के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा था, वो मैं ऐसे लगा देता, दिखा देता हूँ। अब तुम बताओ, जब सी डी हमारी ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है और बेटा इसके ऊपर ये ब्रश वश लगा रहता है ताकि स्मूथली इसके ऊपर ऐसे गोल गोल घूम सके। अब तुम बताओ, जब करंट अभी भी ऐसे ही जाएगा तो रेजिस्टेंस हमारे को कैसी फीलिंग आए? अब करंट कहाँ जा रहा है बताओ, बताओ फीलिंग लेके कहाँ जा रहा है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो सारी दुनिया पलट गई ना, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। क्या ये बात समझ आई? बेटा सोच लो, क्या आपको एसी वाली फीलिंग आई? आया ना? पहली बार इस बार रेजिस्टेंस के क्रॉस में करंट जा रहा था ऊपर की तरफ या R2 से R1। अब ध्यान से देखो, R2 से R1। अगली बार करंट जा रहा है R1 से R2 और बीच में लगा रेजिस्टेंस स्माइल कर रहा है कि मेरे को तो एसी मिल गया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो दिस पेज कैन हाँ सर। एक्सप्लेन यू कि व्हाई वी यूज टू रिंग फॉर एसी सर्किट। तो अब ये आपका एसी जनरेटर का डायग्राम आया, एसी जनरेटर। बेटा किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक? सर मुझे एक डाउट। हाँ बोल। क्या बेटा दोबारा बोलो, सर बोलो बेटा। सर जब ए बी अपना पोजीशन छोड़ के सी डी पे जाएगा सर, तो उसके साथ जो R1 जो कनेक्टेड था सर, वो R2 से ओवरलैप नहीं कर जाएगा? नहीं नहीं, वो सेटिंग अलग अलग करते हैं बेटा, दूर दूर बनाते हैं। डोंट वरी, हम आराम से ऐसा कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यस। ये वायर आपस में टेंगल नहीं करके वो फंस नहीं जाएंगे, गोल गोल नहीं, मतलब वायर का वो बालों में जैसे चोटी बनाते हैं वैसे नहीं बन जाएगी, ठीक है। वो सेपरेट रहेंगे। आप ये यस। ए बी विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू R1 रिंग एंड सी डी विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू R2 रिंग, ठीक है। हाँ बेटा, और कोई बच्चा बताए? बेटा किसी को भी डाउट है कोई? बेटा किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नहीं सर। तो अब मैं डीसी जनरेटर बताता हूँ। डीसी जनरेटर में क्या करते हैं, फिर सर थोड़ा नोट करना है। हाँ आप आराम से नोट करो बेटा, मैं फिर आपको डीसी जनरेटर समझाता हूँ। फिर हम लोग डोमेस्टिक सर्किट्स को देखेंगे कैसे हम घर में यूज करते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफार्मर भी बताना चाहता था कि बेसिक क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हाई ऑन अर्थ एवरीवन यूजेस एसी नॉट डीसी। ट्रांसफार्मर इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से पूरी दुनिया एसी ही यूज करती है। बेटा पता है, आप अपनी भाषा में कुछ कमेंट जरूर लिखा करो। ऑब्जर्व द रेजिस्टेंस, यू विल नो व्हाई इट इज एसी, ठीक है। आप अपनी भाषा में जरूर लिखा करो। लिखा बेटा इतना? हाँ सर, हो गया। अब देखो, सब कुछ डायग्राम सेम रखूंगा। अच्छा बेटा, आप लिख चुके हो, तो क्या मैं इसी पे बना के समझा दूं? हाँ सर। ठीक है बेटा। अब वी नीड ए डीसी जनरेटर, ठीक है। डीसी जनरेटर में हमारे रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं जानबूझ के वायर को थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अलग से डिवाइस लगा सकूं। एक रिंग जो टूटी हुई हो बीच से, स्प्लिट रिंग जिसे कहते हैं, बीच में स्प्लिट है, ये जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। और तो मैं दोनों बार स्प्लिट रिंग को समझाता हूँ।
इसके ऊपर ब्रश रखा होता है जो स्लाइड करेगा। मैं स्प्लिटरिंग के बीच में लगाता हूँ ऐसे रेजिस्टेंस। अब बताओ फर्स्ट केस में जब ए बी से होता हुआ करंट सी डी से होता हुआ जाएगा तो ये करंट इसमें कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। किसी कोई दिक्कत बेटा? हमारे रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करो, ऐसा हो रहा है बेटा? और यहाँ तक बेटा किसी कोई दिक्कत है? नो सर। अब होता क्या है, अगर हम ऑब्जर्व करें बिल्कुल सेम सेटअप, जब एक चक्कर हो जाएगा, जब एक चक्कर हो जाता है, एग्जैक्टली एक चक्कर, अब क्या है ये बेटा, ऐसी भावनाओं को समझो कि जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो अब ये वाला वायर एक चक्कर जब मार लेगा तो वो इस पे आ जाएगा, मतलब इस पार्ट पे। जैसे मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो सीडी है, अब वो गोल चक्कर मार के, सीडी आधा चक्कर जब पूरा कॉइल मार चुका होगा और ये बिल्कुल ऐसा रहता है बेटा, अबाउट टू टच, तो ओवरलैपिंग बहुत, मतलब डिस्टेंस बहुत छोटा होता है पर होता है। तो आप क्या देखोगे, ए बी आ गया अब इसके ऊपर, पार्ट 2 के ऊपर, और सी डी आ गया हमारा पार्ट 1 के ऊपर। और बीच में लगा रेजिस्टेंस मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो बोल रहा है वाह मेरी तो ऐश है। क्यों? मेरे को तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। देख लो, ऑब्जर्व कर लो बेटा, रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे अब नीचे आएगा, नीचे आएगा तो रेजिस्टेंस को ऐसा करंट मिलेगा। इस सेटअप का प्रोडक्ट ये रहेगा ऐसा। जनरेटर से हमेशा ऐसे करंट मिलेगा। ये है हमारा डीसी जनरेटर का आउटपुट। जब मैं स्प्लिट रिंग यूज करता हूँ, अगर मैं स्प्लिट रिंग नहीं यूज करके 2 रिंग यूज करता, तब मुझे मेरे रेजिस्टेंस के क्रॉस ऐसा आउटपुट मिलता। दिस इज कॉल्ड एसी जनरेटर, एसी जनरेटर आउटपुट। ठीक है बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर मतलब डीसी में हम कभी भी 2 रिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं? डीसी में अब 2 रिंग यूज करके कोई फायदा नहीं है बेटा। स्प्लिट रिंग हमें वो चांस देता है कि आपका ये इससे इस पे आ जाए और ये इस पे चला जाए, ताकि आपकी रेजिस्टेंस वही रहे, ताकि जब कॉइल अपना डायरेक्शन चेंज करे इसके क्रॉस, ए बी और सी डी के क्रॉस, तब रेजिस्टेंस को फर्क नहीं पड़े। ठीक है? यस सर। अच्छा चलो, हम लोग कोशिश करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को समझने की। बेटा यहाँ तक आप लोग समझ आया? और बेटा यहाँ पे जैसे स्प्लिटरिंग हमारा चेंज ऑफ डायरेक्शन करवाता है या अवॉइड करता है, इस केस में बोलूँ तो ये कॉम्यूटेटर कहलाएगा। ठीक है? किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर कोई भी चीज डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कॉम्यूटेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? सर नोट करना। हाँ बेटा, आप आराम से नोट करो। यहाँ पे कॉम्यूटेटर का काम कर रहा है, स्प्लिटरिंग कर रहा है। स्प्लिटरिंग इज डूइंग एज द वर्क ऑफ कॉम्यूटेटर। यहाँ के लिए वो स्प्लिटरिंग है। सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले ए बी किसी एक स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड था वो बाद में जाके किसी दूसरे से कनेक्ट हो जा रहा है, इसीलिए हमारा करंट हाँ सेम हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा कह रहे, यही हो रहा है बेटा, यही हो रहा है। ठीक है? यस। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आप नोट कर लो और प्लीज बेटा अच्छे से नोट करना, और हेडिंग इसकी चेंज कर देना। अब ये डीसी जनरेटर है, दिस इज डीसी जनरेटर। हाँ ये वाला भी नोट कर लेना बेटा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आउटपुट कैसा दिखेगा। डीसी जनरेटर का आउटपुट ऐसा आएगा और एसी जनरेटर का आउटपुट ऐसा आएगा बेटा। हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसे करंट जाएगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नहीं सर। आओ बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक ट्रांसफॉर्मर वर्ड आता है, ट्रांसफॉर्मर।
बेटा एक के लिए मूवी है और एक के लिए ये गरीब किसान को देने के लिए बिजली की व्यवस्था है दूर दूर गांव में। आप अपने आप को डायरेक्शन को चुनिए, आप क्या सोचते हैं? मैं आपको कोशिश करता हूँ ट्रांसफार्मर का सबसे बेसिक वर्किंग मॉडल समझाने के लिए, सबसे बेसिक वर्किंग मॉडल, इसका पर्पस, इसमें इंटरेस्ट। मेरा पूरा काम सिर्फ आपका मतलब इंटरेस्ट पैदा करना है बेटा, इसमें और कुछ नहीं। जैसे 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 3 लिए हैं। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक बार आप काउंट कर लेना, सर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब मान लो मैंने यहाँ 6 टर्न लिए हैं, 3। एसी का सिंबल ऐसा कुछ दिया जाता है बेटा, जो जनरेटर होता है उसका सिंबल कुछ, या सप्लाई का सिंबल ऐसा होता है, एसी सप्लाई सिंबल। सप्लाई से, जैसे सप्लाई से हमने जो, इसको हम कॉइल बोलते हैं, कॉइल 1। और इसको हम लोग कॉइल 2 बोलते हैं। आप इस टर्न्स के रेशियो पे ध्यान दो, रेशियो ऑफ टर्न्स N1/N2 है हमारा 3/6। बेटा आप यहाँ तक नोट करो, हम आराम से समझते हैं धीरे धीरे इसको। ये एक लाइफ लाइन है एसी की, एसी इसी के दम पे सरवाइव कर रहा है बेटा। बेटा आपको यहाँ तक समझ आया सारा? यस सर, वो जो ब्लू वाला कोयल वो किसी से कनेक्टेड नहीं है? बेटा वो कॉइल 2 है, अभी वो भी कनेक्ट करेंगे बेटा। आप समझो कि यहाँ आउटपुट है, चलो ऐसे सोच लो एक रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आउटपुट लेना है, इसके क्रॉस कनेक्टेड आप इसे बना सकते हो। इसलिए हम इस वोल्टेज को हम लोग आउटपुट वोल्टेज बोल देते हैं कई बार। आउटपुट के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, और ये सप्लाई हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। यस Yes, हम sir. हम रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। एसी का पहले पर्पस बताता हूँ, फिर मैं शुरुआत करता हूँ एसी ट्रांस मतलब सॉरी ट्रांसफार्मर को समझाने की। ये आपका जनरेटिंग प्लांट है, सपोज ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ बिजली पैदा होती है। और मैं आपको ऐसे वर्ड्स यूज करता हूँ जो आपने सुने हुए हैं कहीं। जनरेटिंग प्लांट, लेट अस सपोज ये एनटीपीसी है। एनटीपीसी नाम सुना हुआ है बेटा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बिजली बनाता है, ठीक है। अच्छा बेटा आप लोगों ने कई लोगों ने जिंदल या नाल्को या जेएमआर में कैप्टिव पावर प्लांट सुना होगा, सीपीपी नाम सुना है? Yes, sir. वो क्या करता है बेटा? सीपीपी का मतलब होता है खुद का पावर प्लांट। कैप्टिव मतलब पकड़ के रखा हुआ है, पावर प्लांट मतलब नाल्को अपनी बिजली खुद बनाता है, जेएमआर अपनी बिजली खुद बनाएगा, जिंदल अपनी बिजली खुद बनाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? तो हर जगह पे जनरेटिंग प्लांट में वोल्टेज हाई नहीं होता है, जो वोल्टेज पैदा होता है
वो हाई नहीं होता है। लेकिन इस बिजली स्टेशन के बगल में एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, PGCIL, जिसका सिंपल भाषा में काम होता है एक बिजली के तारों का नेटवर्क बनाना है। पावर ग्रिड का ये काम है बेटा। आपको कोई कितना भी समझाए, आपको समझ ऐसे ही आएगा। पावर ग्रिड का क्या फायदा है? बिजली कभी भी कहीं पे भी स्टोर नहीं होती, मेरी बात याद रखना। आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो, बिजली को स्टोर नहीं कर सकते विथ रिसेंट टेक्नोलॉजी। मतलब जितनी टेक्नोलॉजी अभी आई है, बिजली स्टोर नहीं हो सकती। तो पावर ग्रिड एक जाल बना रहा है। सपोज एक प्लांट P1 ने एनर्जी दी और बाकी सारे वायर इस तरह से कनेक्ट किए जाएंगे कि जहां केरला तक एनर्जी पहुंच जाए। मेरी बात समझे? आई होप आप ये बात पे ध्यान दोगे। ऐसा एक ग्रिड नेटवर्क, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे ग्रिड्स कहते हैं, कुछ इस तरह से बनता है और बिजली एक पॉइंट पे पैदा होकर दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाती है। वरना सोचो ना, अगर मान लो एग्जांपल देता हूँ, एनटीपीसी तालचेर या कनिया में बिजली बनी, लेकिन वो सिर्फ 2 जगह कनेक्ट कर रही है और इन दोनों को ऑलरेडी बिजली पूरी मिली हुई है। तो ये जो बनाएगा वो जाएगा कहाँ? वो खराब हो जाएगा। तो हम कभी भी बिजली को स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो हमको पूरी इंडिया में ग्रिड का नेटवर्क बना के रखना पड़ेगा कि जब बारिश अच्छी हुई तो हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली लेके हर जगह सप्लाई कर दो, बेटा कोयला बच जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? और वैसे भी इंडिया की पावर डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पावर प्लांट बंद नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह चलता रहेगा। तो PGCIL क्या करता है? PGCIL इस वोल्टेज को लेता है, जो एग्जांपल के लिए मान लो इतना है 33 kVA, किलो वोल्ट, बहुत ज़्यादा है ये भी। इसको वो 765 किलो वॉट बना देता है। आप बोलोगे सर बढ़ा क्यों दिया? 765 किलोवाट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। बीच में एक लगेगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या हुआ? वोल्टेज का लेवल चेंज करना। ट्रांसफार्मर वोल्टेज का लेवल चेंज करता है बेटा। अब जैसे ही ये वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगा, आप ये पाओगे हाई हो गया। अब बिजली को भेजने में, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, ट्रांसमिशन में लॉस कम होगा। हाई वोल्टेज पे बिजली पैदा भेजी जा सकती है, तो ट्रांसमिशन लॉस कम होगा। अब घाटा क्या है? जिस जगह पे सोचो आपने, ऐसे सोचो नॉर्थ ईस्ट में बिजली बनाई पावर ग्रिड में। बेटा मैं घर पे इस समय अकेला हूँ और कोई डोरबेल बार बार बजा रहा है। मुझे आप एक सेकंड दो, मैं आता हूँ बेटा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मैं क्लास उतने ही मिनट एक्सटेंड कर दूंगा जितना मिनट आपका लूंगा। हाँ सॉरी बेटा, हम लोग रिज्यूम करते हैं। तो देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मैं सिर्फ तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि बिजली को एक जगह से वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए वी नीड हाई वोल्टेज। इसी को हाई टेंशन वायर कहते हैं, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं नालकों से गुजरते हुए कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की होंगी। बगल में जैसे FCI वाली रोड पे जानो तो खूब बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन वाले वायर दिखते हैं। तो अब इस ट्रांसमिशन लॉस को बचाने के लिए, ट्रांसमिशन मतलब बिजली को दूर भेजना, ट्रांसमिशन मतलब भेजना, तो ये लॉस बच जाता है। अब ये वहां जाती है, सपोज ये बिजली जा रही है, उड़ीसा बिजली बेचता है, सपोज महाराष्ट्र को बेचा। जब ये इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र में पहुंचती है तो इतना हाई वोल्टेज आपके घर में थोड़ी ना आता है। आपके घर में कितना वोल्टेज आता है? मैक्सिमम ऑफ 330 वोल्ट। और वो भी इसका RMS वैल्यू ले लोगे 220 वोल्ट आ जाता है, इफेक्टिव वाला। इतना आता है मात्र 220। और यहाँ पे कितना है? किलो में बेटा, किलो समझ रहे हो? आप इसको ऐसे फील करो, 765 × 10³ वोल्ट। तब आपको मेरी बात समझ आएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप No, sir. पहले वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हो, ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। फिर क्या करते हैं? एक और ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, इसका काम वोल्टेज को घटाना है। अब ये फिर से 765 से
33 या 11 किलो वोल्ट पे लेते आएगा, और आपके घर के आसपास हर जगह एक एच शेप पोल होते हैं, उस पे आपको ऐसे ट्रांसफार्मर दिखेंगे जो इस 11 किलो वोल्ट को भी कम करके आप वाला वोल्टेज बना के आपके घर में दे देते हैं और आपको बिजली मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार जब ये ट्रांसफार्मर लगा तो इसका काम था स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाना, और यहाँ पे इसने वोल्टेज को घटाया तो इसका नाम है स्टेप डाउन। बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को? सर डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर ये स्टेप डाउन के बाद फिर और एक ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? मतलब वो स्टेप डाउन पूरा कमा नहीं सकता है एक बार में? क्या क्या दोबारा बोलो। सर पहले हमने स्टेप अप लगाया फिर स्टेप डाउन लगाया, सर नहीं स्टेप नहीं, डाउन के बाद और एक बार। मैं समझाता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे भी सिटी के बाहर आया है, ठीक है। अब इसके बाद आपने कभी सुना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, उड़ीसा में भी कोई ना कोई आपका बिजली का बिल मांगने आता है ना बेटा, हाँ सर। कहीं ना कहीं तो आता होगा घर के आसपास कहीं। तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाले नेटवर्क अलग होता है, जो ये संभालता है दोज आर डिफरेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और ये बिजली का बिल लेती है आपसे, पता है बेटा? क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? यस सर। तो वो आपको 11 किलो वोल्ट नहीं दे सकते, उनको फिर से वोल्टेज कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत दूर दूर तक जाती है, तो बेटा करना पड़ता है। और आपके घर पे 330 से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि सारे इक्विपमेंट इसी वोल्टेज के हिसाब से डिजाइंड है, 220 RMS या 330 मैक्सिमम वोल्टेज, यानी आपको कुछ ऐसा वोल्टेज मिलता है 330, और जिसकी इफेक्टिव वैल्यू डीसी के हिसाब से इतनी आती है 220 वोल्टेज, जिसको हम RMS बोलते हैं। क्या यहाँ तक तुम्हें सब समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो अब मैं बताता हूँ, ट्रांसफार्मर इज द कॉज जिसकी वजह से बिजली घर घर पहुंच पा रही है, क्योंकि जब जरूरत पड़ी तो स्टेप अप, जब जरूरत पड़ी तो स्टेप डाउन। सर एक बार स्टेप अप वाला एक और बार बोल दी। बेटा स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना, 33 किलो वोल्ट का 765 करना, ठीक है। एंड वाइस वर्सा को हम स्टेप डाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, बस आप स्टेप अप स्टेप डाउन कितना करना है हम नंबर ऑफ टर्न से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव इन आइडिया यस कि होता क्या है, वाई AC इज प्रिफर्ड ओवर DC। अब यही प्रॉब्लम है डीसी में, डीसी में कोई स्टेप अप जैसी चीज नहीं है, तो जब डीसी को मुझे बहुत दूर भेजना पड़ता है तो इतना ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस होता है। हाई, अब वैसे इतनी बात रखना, हाई वोल्टेज पे आप ऐसे बोचो, जब हाई वोल्टेज होता है तो ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, इसी वजह से अब डीसी में मैं पैदा जितने पे कर रहा हूँ, देखो एसी और डीसी में पैदा बराबर होगा, आपने देखा था ना, जनरेशन वैसे ही हो रहा है, वोल्टेज हाँ सर। जाएगा। अब प्रॉब्लम सारी ट्रांसफार्मर की आ जाती है, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं हो तो हम बहुत दूर तक बिजली नहीं भेज पाएंगे, उसके बाद ह्यूज ट्रांसमिशन लॉस होंगे। और आपको अगर नहीं समझ आता है तो एसी लगाने के बाद भी आप सोचो कितना ट्रांसमिशन लॉस होता है, कोई बच्चा गेस कर सकता है हाउ मच ट्रांसमिशन लॉस अकर्स? गेस करो, एनी गेस, कि अगर 100 जूल एनर्जी भेजोगे तो कितनी जूल एनर्जी अभी भी पहुंचती है, बताओ कितनी जूल, बेटा गेस करके बताओ। सर 50। हाँ बेटा ऐसे ही, बस इतना नहीं, बस थोड़ा सा कम, लाइक 30 से सर अराउंड 20। नहीं नहीं बेटा 30-35 का लॉस होता है, 30-35% का, ठीक है। इट्स ए वेरी बिग नंबर, लेकिन अगर हमने डीसी यूज किया तो इट विल रीच टू 80 और 85% लॉस में, इसलिए हम लोग एसी यूज करते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले ट्रांसफार्मर का बेसिक मॉडल बनाता हूँ। अगर हम लोग इस चीज पे ध्यान दें और जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मैं इन तीनों को बोलता हूँ, ऐसे बस एक लाइन लिखना, सेम फ्लक्स लिंकेज, हमने इसको कहते हैं कोर। आपकी बुक में तक ये डायग्राम है, बट आपकी बुक में कुछ ऐसा बना है, कॉयल ले लेगा और उसके अंदर एक आयरन डाल देगा ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है। इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, कुछ ना कुछ ऐसा डायग्राम होगा, आयरन कोर अंदर डाल दिया होगा, तो ये कोर होता है। इसका काम क्या होता है, वो फ्लक्स का लॉस नहीं होने देता और बढ़ाता भी है। तो अभी ये सोचो कि जो फ्लक्स कॉइल 1 से लिंक कर रही है वही फ्लक्स कॉइल 2 से लिंक कर रही है, सेम फ्लक्स लिंकेज। अब इसका क्या फायदा है मैं आपको समझाता हूँ, पहले इतना लिख लो बेटा, ये सारी चीज एज इट इज लिखो और मुझे 30 सेकंड दो आपको ये पॉइंट समझाने के लिए, व्हाई वी हैव डन दिस थिंग। हमने कोर को क्यों यूज किया वो अलग टॉपिक खुल जाएगा, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा।
आप पहले ट्रांसफार्मर का बेसिक मॉडल समझो। बेटा इतना नोट कर लिया सबने? सर 1 मिनट। टेक योर टाइम। आप बस ट्रांसफार्मर को रखना कि सर जो सप्लाई से कनेक्ट करेगा, पहली वाली कॉइल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। दोज, बेटा देखो, प्राइमरी कॉइल क्या पर्पस सर्व करता है बेटा? वो सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा। बेटा कोई प्राइमरी की डेफिनेशन पूछे ना कि सर आप पहली वाली कॉइल को प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे वो सप्लाई से कनेक्टेड है, और जो आउटपुट से कनेक्टेड है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। बेटा यहां तक इज इट क्लियर? चलो अब मैं एक पॉइंट समझाता हूं कि मान लो ये फ्लक्स सेम है, अब इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? हर कॉइल को ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6। आप पढ़ते ईएमआई में हो कि सर हर कॉइल के क्रॉस वोल्टेज आता है हर लूप के क्रॉस डी फाई बाई डी टी। तो अगर मैं एन नंबर ऑफ टर्न यूज करूंगा तो इसको प्राइमरी में वोल्टेज मिलेगा प्राइमरी कॉइल के क्रॉस। मान लो यहाँ N1 टर्न्स हैं तो मुझे प्राइमरी वोल्टेज मिलेगा N1 इंटू डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। और अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी भी समझ आई तो सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा, फ्लक्स सेम है, डी फाई बाई डी टी सेम है। डी फाई बाई डी टी मतलब चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम सेम है। यही फ्लक्स इसके थ्रू भी है, जब तुम इसको चेंज करोगे ये भी उतना ही चेंज होगा। अंतर कितना है? सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज आएगा N2 डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी या फ्लक्स चेंज या फ्लक्स दोनों के क्रॉस सेम है। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी को आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया, वीपी बाई वीएस किया, वी प्राइमरी बाई वी सेकेंडरी किया मैंने, आप ये देखोगे डी फाई बाई डी टी कट जाएगा एंड इट विल कम एज सिंपल एज N1 बाई N2। अब ये छोटी सी चीज हमारा कितना काम कर देती है सोचो। तो टेक्निकली ऑल वी हैव टू डू कि यहाँ पे टर्न कम रखो और यहाँ ज्यादा रखो, आपको स्टेप अप मिल जाएगा। क्यों? यहाँ से देख लो बेटा, वी सेकेंडरी इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू प्राइमरी। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? आप नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा रखोगे तो आपको हाई वोल्टेज मिलेगा, जितना आप दे रहे हो उससे ज्यादा। अरे मान लो यहाँ 3 और 6 है तो मैं अगर यही रेशियो पुट कर दूं तो वी विल गेट सेकेंडरी इज ट्वाइस द प्राइमरी। एज पर आवर फिगर वी सेकेंडरी इज ट्वाइस द वी प्राइमरी। इस कंडीशन में इन दिस एग्जांपल लिख लेना, ऐसा नहीं जनरल रूल मत बना देना। इन दिस एग्जांपल अब आप इसको ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व करो। क्या आपको ये थोड़ी सी बात समझ आई? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। अच्छा ठीक है। देखो, तो अगर हम सेम फ्लक्स लिंक कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज डिफाइन करेगा, क्योंकि जब हम ईएमआई में एक लूप के अक्रॉस डी फाई बाई डी टी बोलते हैं तो जब n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो टोटल वोल्टेज आ जाता है n डी फाई बाई डी टी या n इंटू चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? पक्का? नहीं सर। तो अब बताओ, मैंने स्टेप अप तो बना दिया, स्टेप डाउन कैसे बनाओगे? N2 में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दोगे और N1 में ज्यादा। का उल्टा। उल्टा बेटा, वेरी गुड। अच्छा तो इतने कॉमन सेंस समझ रहे हो कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप डाउन नहीं होता है। मेरी बात समझना, एक ही ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ मान लो 3 टर्न है, N1 इक्वल टू 3 है और यहाँ N1 इक्वल टू 6 है, मतलब N2 इक्वल टू 6 है। अगर तुम सप्लाई को यहाँ दोगे तो ये स्टेप अप हो गया। अगर तुमने सप्लाई यहाँ दे दी इस वाले पे सप्लाई वोल्टेज, तब ये N1 बन जाएगा अपने आप। ट्रांसफॉर्मर वही है, तुम ट्रांसफॉर्मर को चेंज मत करो। आप बेटा सही में समझो कि ट्रांसफॉर्मर में एक ही होता है, हमारा कनेक्शन उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन बनाता है। ट्रांसफॉर्मर की कोई गलती नहीं है। ये स्टेप अप बोल रहे हो उसी में जहां पे 6 टर्न है और यहाँ पे 3 टर्न है। अगर मैंने इसमें निकाला तब बेटा मैं बोलूंगा देखो हाई से लो कर रहा है,
मैं इसी को स्टेप डाउन बोल दूंगा। ट्रांसफार्मर हमारा एग्जैक्टली सेम होता है, ट्रांसफार्मर में कोई अंतर नहीं होता। एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग कि तुम सप्लाई कहाँ कर रहे हो। बेटा ये पॉइंट समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम सप्लाई कहाँ कर रहे हो। ठीक है, अब एक पॉइंट और बस इसमें है बेटा, कोई भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, मतलब यहाँ पे हम 100 जूल देते हैं तो रियलिटी में भी यहाँ 99 पॉइंट समथिंग जूल मिल जाता है। तो जनरली हम ट्रांसफार्मर को आइडियल बोलते हैं एफिशिएंसी के मामले में, सबसे अच्छा बिहेव यही करता है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। जहाँ पे भी मूविंग पार्ट इन्वॉल्व होते हैं लॉस ज्यादा होता है, इसमें सब कुछ स्टैटिक रहता है तो एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। अब मैं आपको एक चीज और बस समझा देता हूँ, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको पूरा आ गया। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि अगर एक ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी कनेक्शन, ये सेकेंडरी कनेक्शन, यहाँ पे N1 टर्न्स, यहाँ पे N2 टर्न्स। आपने ये सीखा कि सर V प्राइमरी बाई V सेकेंडरी, सिंपली V प्राइमरी बाई V सेकेंडरी इज इक्वल टू N1 बाई N2। आपने अपना ये सीखा कि वोल्ट, और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बोल लोगे तो आपको याद रहेगा, वरना नहीं रहेगा। The ratio of voltage is same as ratio of number of turns। इसीलिए आपको नोट्स में जानबूझ के इस तरह से लिखवाया गया था कि बेटा रेशियो ऑफ नंबर टर्न्स पे ध्यान दो। अब आपको क्या ध्यान देना है एक और चीज, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इस ट्रांसफार्मर में लॉस नहीं हो रहा, सपोज इट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हमारा ट्रांसफार्मर में जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी एनर्जी मिल जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे पावर, सप्लाई पावर बोल रहा हूँ, यानी V प्राइमरी इंटू करंट I प्राइमरी, जो इस वायर में करंट होता, और उसी तरह जब रेजिस्टेंस लगा लेते तो एक यहाँ पे भी सेकेंडरी करंट होता, तो आउटपुट पावर, पावर आउटपुट को आप देखते, इसको मैं इनपुट बोल देता हूँ, जो प्राइमरी पे मैं दे रहा हूँ ना, इसको मैं इनपुट बोल देता हूँ। इनपुट आउटपुट, आउटपुट पावर उल्टी वोल्टेज इंटू करंट। बेटा इतना तो आपने सीखा था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है बेटा? तो अगर एफिशिएंसी 100% है, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो जितनी पावर दोगे, मतलब सिंपल भाषा में समझो, अगर मैं 10 जूल पर सेकंड प्राइमरी में दे रहा हूं तो मुझे यहाँ 10 जूल पर सेकंड ही मिलेगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी। यानी इनपुट पावर इज सेम एज आउटपुट पावर, यानी Vp इंटू IP इक्वल टू VS इंटू IS। अब बताओ I प्राइमरी बाई I सेकेंडरी को आप कैसे रीअरेंज करके लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सर, इट विल बी V सेकेंडरी बाई V, V प्राइमरी, और आप देखो ये जस्ट क्या हो गया, N2 बाई N1, यानी करंट का रेशियो उल्टा होता है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट घटेगा। देख लो, अरे मैं सिंपल ऐसी बात मान रहा हूँ, देखो मान लो यहाँ नंबर ऑफ टर्न 3 है और यहाँ पे 6 है नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैं बड़ी खुशी से बोलता हूँ मैंने यहाँ 20 वोल्ट दिया है, तो देखो मेरे को यहाँ पे वोल्टेज 40 वोल्ट मिल रहा है। तो बेटा रियलिटी में ये हो रहा है कि मान लो यहाँ करंट 3 एम्पेयर था, तो जितना वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज डबल हो गया, करंट आधा हो जाएगा, यहाँ पे करंट मिलेगा 3/2 एम्पेयर, ताकि पावर सेम रहे। मल्टीप्लाई करो, 3/2 इंटू 40 मस्ट बी 20 इंटू 3। बेटा ये बात आपको समझ आई? देख लो करके। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये आखिरी में इसको याद रख लेना कि करंट का रेशियो इज जस्ट अपोजिट टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज। अब आओ हम बच्चों वाला डोमेस्टिक सर्किट बनाते हैं जो आपके घरों में आता है। सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर स्टेप डाउन में वो प्राइमरी कॉइल जो होता है वो जो ज्यादा जिसका टर्न्स होता है वो प्राइमरी कॉइल हो जाता है? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, प्राइमरी वो होता है जिसको आप सप्लाई दे रहे हो, एनर्जी इनपुट जहां से जाएगी वो प्राइमरी है। ठीक है, हाँ सर, तो स्टेप डाउन में तो जिसका ज्यादा टर्न्स होगा वो तो प्राइमरी कॉइल हो अच्छा जाएगा ना? एक सेकंड, आप क्या बोल रहे थे, दोबारा रिपीट करो, आप क्वेश्चन बोलो दोबारा बेटा। हाँ सर। सर मैं बोल रही थी कि स्टेप डाउन में जो हाँ प्राइमरी कॉइल होता है वो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें होता है उसे हाँ हाँ प्राइमरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ सही बोल, ठीक है।
बेटा सिंपली ये सोचो, जिस पे आपने कनेक्शन किया, स्टेप डाउन का मतलब ही है कि उसके बाद नंबर ऑफ टर्न कम होने चाहिए। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज घटेगा। वोल्टेज तो तभी घटेगा जब इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है? हाँ बेटा, यस। ठीक है बेटा। चलो, अब यहाँ पे आने के बाद आप हेडिंग डालो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और ये आपके घरों में आते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको इस मॉडल से समझाता हूँ। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने जब ये वाला डायग्राम बनाया था, आपके घर के आसपास एच टाइप पोल पे जो रखा ट्रांसफार्मर होता है, उससे जो बिजली आती है आपके घरों पे, वो आपके घर पे अब हम पढ़ने वाले हैं कैसे आपके घर पे आएगी और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है बेटा? तो मैं जल्दी जल्दी कुछ डायग्राम बनाता हूँ। बेटा, बिजली घर में आने से पहले गवर्नमेंट क्या करेगी आपके साथ बताओ? बिजली का मीटर लगाएगी, और यहीं से बिजली का बिल बनता है। एक मीटर लगता है और बिजली का बिल यहीं से आएगा। हमेशा कभी भी घर में आने से पहले मीटर जरूर कनेक्टेड होगा। ठीक है? और कई बार उस मीटर से भी पहले अब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगता है, एमसीबी, आपने नाम सुना है? हाँ सर। पुराने जमाने में इसको फ्यूज बोर्ड कहते थे, अब एमसीबी लगता है और वो ट्रिप करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि देखो, जब फ्यूज उड़ता था तो ये वायर अलग हो जाता था, सप्लाई बंद हो जाती थी। एमसीबी में सिर्फ ओपन हो जाता है, अगली बार जाके उसे डाउन कर दो, फिर से कनेक्शन बन जाएगा। समझ आया? हाँ सर। बेटा देखो, जब पहले जमाने में फ्यूज उड़ता था ना, तो ऐसा सप्लाई हो जाता था कि आओ, अब दोबारा से करंट चाहिए तो एक फिर से एक वायर को ऐसे जोड़ो। एमसीबी में क्या होता है, जैसे ही कोई खराब सप्लाई आती है, हाई करंट टाइप की, तो वो अपने आप एक ना ऐसे टॉर्क लगा के इस वायर को उठा देता है, सप्लाई बंद हो जाती है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगता है। पर आपके कोर्स के हिसाब से हम मीटर से पहले, आपके घर में भी घुसा नहीं है बेटा, कुछ भी करंट नहीं आया है, उससे पहले यहाँ पे हम फ्यूज कनेक्शन लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे, और 3 वायर हम यूज करेंगे। आई होप बेटा आपको ये सब पता हो। मुझे बताओ, ग्रीन वायर किसके लिए यूज होती है? ग्रीन कलर की वायर यूज होती है। अर्थिंग वर्ड सुना है आपने कभी बेटा? हाँ सर। अच्छा, मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। आपने देखा होगा जहाँ पावर कनेक्शन होते हैं, ऐसा कुछ होता है लैपटॉप के स्विचेस में, ऐसा कुछ कुछ ऐसा देखा है स्विच? ये अंकल कौन है? ये कौन है बताओ? ये अर्थिंग वाला वो वायर होता है कनेक्शन में। मैं धीरे धीरे आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, आप ध्यान दो। देखो, फ्यूज में हमने एक लाइव वायर डालेंगे। लाइव वायर क्या करता है? कुछ ऐसा कनेक्शन और ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक है बेटा? और एक न्यूट्रल वायर डालते हैं। बेटा, लाइव वायर का कलर क्या होगा आपको पता है? बेटा, लाइव का कलर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? सर रेड। वेरी गुड बेटा, ये हमारा रेड कलर हो जाएगा। और एक न्यूट्रल वायर भी आता है। न्यूट्रल का कलर क्या सर होगा? ब्लू। क्या बेटा? सर ब्लू होता है क्या? नहीं बेटा, ब्लू नहीं होता है। अच्छा, पहले आप वायर के नाम लिखो, मैं आपको, रुको, मैं रेड कलर नहीं यूज करता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए नहीं तो। ये एक न्यूट्रल वायर जाता है। कलर से पता लग रहा है क्या मैंने ये बनाया है? अगर आप लोग के मोबाइल पे साफ दिख रहा हो, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। ठीक है? अब आप बोलोगे सर न्यूट्रल का मतलब क्या है, लाइव का मतलब क्या है? बेटा ऐसे सोचो, ये 220 वोल्ट है और ये 0 है। अब सारे कनेक्शन ऐसे ही चलेंगे। पहले आपका ये दोनों सप्लाई जाएगा, एक मीटर में जाएगा ऐसे करके। ठीक है? और उसके बाद घरों में ये फैल जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टाइप का लगाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का पर्पज मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। उसका काम आपको सिर्फ अरे कुल मिला के, ये जो एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर को आप ऐसे भेज देते हो, और अपने चारों तरफ घरों में आप दो दो वायर दौड़ाते हो। बेटा आप कभी भी देखना, कहीं कहीं वो दीवार में से वायर निकलते हुए बाहर आए जो सप्लाई के लिए जा रहे हैं, वो हमेशा 2 पेयर में होते हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल। अब आप किसी भी कनेक्शन को जब लगाते हो बेटा, किसी भी कनेक्शन को जब आप लगाते हो बीच में कहीं पे भी, तो आप टेक्निकली सिर्फ ये कर रहे होते, जो स्विचेस आपको दिखते हैं, मतलब जो प्लग इन बोर्ड दिखते हैं,
वो हमेशा या तो ऐसे ऐसे दिखते हैं 2 वाले या तो 3 वाले। ये जो छोटे वाले होते हैं वो 5 एम्पेयर तक के होते हैं, अगर आपको पता है, और ये 16 एम्पेयर तक के। अब ध्यान से कभी भी रेटिंग पढ़ोगे आपको दिख जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? इसमें बस यस सर। इसमें आके अर्थिंग कनेक्ट कर देते हैं। और अर्थिंग का मेन पर्पस होता है कि अगर मान लो फ्यूज भी नहीं बचा पाया, कोई गड़बड़ हुई, हैवी करंट आ ही गया सप्लाई में, तो अर्थ के थ्रू वो सारा करंट अंदर चला जाए और जिस डिवाइस से कनेक्टेड है, सपोज आपने इसके थ्रू अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, तो लैपटॉप बच जाए और सारा सप्लाई अर्थिंग में पास हो जाए। लेकिन अगर कोई बहुत छोटा इक्विपमेंट है तो कई हम लोग रिस्क ले लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तब आपको घरों में ऐसा दिखता होगा कि 2 वाला स्विच वाला। ठीक है? वैसे इसका ट्रेंड बंद हो जाना चाहिए, फिर भी इंडिया में अभी चलता है ये, आपने देखा जरूर होगा। हाँ सर। हाँ। तो अब कुछ होता नहीं है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर अब बीच में जब रखते हो, अब आप सोचो, आप जिस भी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो उसका काम क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे आपकी टीवी इज ए रेजिस्टेंस, ऐसे करके टीवी कनेक्ट हुई। अब एक से उसको मिला 220 और एक से उसको मिला 0, एक से उसको 0 मिला, एक से 220, तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है डिफरेंस और करंट बहने लगता है और हमारी टीवी चल जाती है, हम खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही सारे कनेक्शन पैरेलल में लगे रहते हैं 220 और 0 के बीच में, तो हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है। हम इसको ऐसे मॉडर्न भाषा में या बड़ी भाषा में हम बोलते हैं सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज एसी विथ आरएमएस 220 वोल्ट, यानी इफेक्टिव वैल्यू 220 रहती है। हाईएस्ट पावर जो जाएगी, हाईएस्ट वोल्टेज जाएगा वो 330 टाइप का जाएगा। यहां तक समझ आया बेटा? यस सर। तो हमारी जो पूरी डोमेस्टिक सप्लाई होती है, अर्थिंग का मेन काम होता है, जब हैवी करंट आएगा तो वो डिवाइस बच जाए और सारा करंट, मान लो अगर मैंने यहाँ पे लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया इन दोनों से और कभी हैवी करंट आया, तो ये समझो अर्थ सबसे भूखा इंसान होता है, वो बोलेगा लैपटॉप मैं तुमको नहीं दूंगा, अगर ज्यादा करंट आएगा मैं खुद खा जाऊंगा। और आपको लग रहा है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, नहीं बेटा। हर बिल्डिंग में आप ध्यान से देखोगे तो कभी भी आपके आसपास देखना, वो एक मतलब कहीं से भी कोई रॉड टाइप का करके वहां पे जमीन में इसको गाड़ देते हैं। सिर्फ एक लंबा सा रॉड लाते हैं, वहां पे थोड़ा सा मतलब सैंड या वो लाके नमक डाल के इसको जमीन पे गाड़ देते हैं, उससे अर्थिंग बहुत फाइन हो जाती है। इट्स सिंपली कनेक्टिंग टू द अर्थ। और ये बहुत जगह किया जाता है, बिल्डिंग्स के टॉप पे लगाया जाता है कि अगर गलती से बिजली गिरे तो वो भी अर्थ में चले जाए, आपकी बिल्डिंग को नुकसान ना हो। मेरी बात आप समझ पाए? अब इसमें जल्दी बस आपको क्या करनी है, डायग्राम तो एक बार आप एनसीईआरटी में देख के समझ लेना, पर तोड़ तोड़ के पढ़ना कि फंक्शन ऑफ फ्यूज क्या है। सर ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर है तो इस पे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, सर ये लाइव अर्थिंग और इनमें डिफरेंस क्या आ सकता है, और आप अगर इस पे ध्यान दे गए तो आपका पूरा काम बन जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, मैं लेक्चर अभी क्लोज करूं? यस सर। आप बस याद रखना, आवर होल सप्लाई इज सिंगल फेज पैरेलल नेटवर्क। ठीक है, आपके घर में सब पैरेलल में नेटवर्क कनेक्ट होता है।